नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 और वीडियो नंबर 13 आज आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 13 वीडियो हो चुके हैं, तो थोड़े वीडियो नंबर तो ज़्यादा ही हो गए हैं। बाकी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक दो दो ही पॉइंट पढ़ रहे हैं वीडियो के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। आप लगातार वीडियो देखते जाइए। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते आ रहे हैं। तसल्ली से वीडियो आप देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में हमने ये लिया था कि जैसे मैंने दो चार्ज यहाँ पे ले रखे हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी इनकी R है, तो कूलाम कहता है कि इनके बीच में स्थिर आवेश हैं। ये ध्यान रखना, कूलाम का नियम स्थिर आवेश हैं, तो स्थिर आवेशों के लिए हम ये नियम पढ़ रहे हैं। स्थिर आवेशों के बीच लग रहा है, और अगला क्या कहता है कि ये जो बल लग रहा है ना F, ये बल दोनों आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। एक नंबर बात तो आपने ये कही थी। नंबर 2 बात, ये जो बल है, ये बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो बच्चा कई बार ये आज की क्लास शुरू कर रहा है, तो उसको ये आज की क्लास समझने के लिए पीछे वाली यानी 12 नंबर वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो देखें बेटा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो बल लग रहा है ना, यह बल कैसा भी बल हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। यह बल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। देखो ध्यान देना, ये जो बल लग रहा है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, तो ये जो बल लग रहा है ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इधर उधर कोई नहीं, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में काम करता है। जैसे सपोज या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे सपोज इस आवेश ने इस पे बल लगाया तो ये बल ऐसे हो गया F, और ये आवेश इस पे बल लगाएगा तो ये बल ऐसे हो जाएगा F। मतलब इसने इसको धक्का दिया और इसने इसको धक्का दिया, तो ये बल देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये डॉट 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 जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन के अनुदिश ही काम करेगा। ठीक है, यानी ये जो बल लग रहा है ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अतः यह एक केंद्रीय बल है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय बल है, यानी कूलाम बल क्या है कि केंद्रीय बल है, तथा इसे कूलाम का एक नाम और भी दिया जाता है, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है, कूलाम का क्या कहता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी इसे कहा जाता है। ये भी एक इसका नाम है। और केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्यों है, क्योंकि इस बल की डायरेक्शन जो भी बल लगाएगा, क्योंकि चुप ये नहीं रहने वाला और चुप ये भी नहीं रहने वाला, दोनों आवेश हैं, और आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण आपको दिखाएंगे। तो कहने का अर्थ है जब ये इसको धक्का देगा तो ये भी इसको धक्का देगा, और जब ये इसको खींचेगा तो ये भी इसको खींचेगा। अब धक्का मतलब प्रतिकर्षण, खींचना मतलब आकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ जाएं कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। तो आकर्षण प्रतिकर्षण जो ये बल लगेगा, ये बल ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कोई टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लग जाए, नहीं, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश ही काम करेगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा, उसी रेखा की दिशा में, उसी रेखा की सहरेखीय मतलब कह दो। तो ऐसी कंडीशन के कारण इसे केंद्रीय बल का दर्जा भी दिया जा सकता है। चलिए एक काम करो, आप लोग समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रही है बात मेरी? अब देखो परिमाण लेते हैं ना, तो परिमाण लेते ही, अब यहाँ पर तो दिशा की बात तो हो नहीं रही क्योंकि आवेश के पास कोई दिशा नहीं है, तो परिमाण लेते ही प्लस माइनस हट जाता है, क्या बचेगा
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर बच जाती है। ऐसा आप इसको लिख सकते हो। अब देखो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आने की संभावना बनती है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के। क्या आता है? कि स्मॉल के लिखना है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये स्मॉल के होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। स्मॉल के का क्या मीनिंग है सर, क्या चीज़ है ये, क्यों रखा जाता है स्मॉल के, क्यों रखा जाता है? इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कांस्टेंट है, बस इतना ध्यान रखो। ये जहाँ के क्या चीज़ है, स्मॉल के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे एक के और आएगा आपके, तो वो के कैपिटल के लिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल के क्या चीज़ है? स्मॉल के एक समानुपाती नियतांक है। स्मॉल के क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान, ये बात मैंने जब पहला वीडियो आपको करवाया था, विमा बताई थी, तो वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा की थी। के की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू बताई थी 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक था। अब सर ये मात्रक, वहाँ तो मैंने कहा था एक बार याद रखो, यहाँ मैं आपको बता भी दूंगा कि ये मात्रक आया कैसे, ये बात भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखो, यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट कह दो या जीरो कह दो, एप्सिलॉन नोट बोला जाता है इसको, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसके बारे में भी बताया था 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। याद है क्या आपको? ये मैंने ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब इनको याद कर लेना पक्का, आपके माइंड में रहनी चाहिए डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में ऐसी वैल्यू देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज न दे तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, याद रखनी है। ये के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी कैलकुलेशन वैल्यू जब करते हैं तो उत्तर आता है 9 गुणा 10 की पावर 9, मात्रक आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। विमा मैं शुरुआत में निकलवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ टाइम खराब नहीं करूँगा। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ऐसे लिखा जाता है। वैसे देखने में तो ये ई नोट लग रहा है, ठीक है, वैसे ई नोट, क्योंकि ई ऐसे ही लिखा जाता है तो कई बार बच्चे बोल देते हैं ई नोट, वैसे ई नोट बोलने में बोल दो, लेकिन ये इसका नाम होता है एप्सिलॉन नोट, जिसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और एप्सिलॉन नोट और के की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो एक दूसरे की वैल्यू, लेकिन मात्रक की बात करें तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक के मात्रक का व्युत्क्रम है, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात भी मैंने पहले क्लियर कर दी है। इस प्रकार आप ये चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इनके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, और इसके बारे में जब कूलाम का नियम पूछा जाए तो आपको इतना ज़रूर लिखना है, ठीक है, इतना तो आपको ज़रूर लिखना है। अब इसके बाद में इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें जो है वो मैं यहाँ पर नोट करवाऊँगा आपको, छोटी मोटी सारी बातें। मात्रक आया तो आया कैसे, और इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा बल पर, कैसे पड़ेगा, किस प्रकार पड़ेगा, ये बात मैंने यहाँ पर आपको बतानी भी है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊं कि के का मात्रक आया कैसे। चूँकि आपको पता है के का मात्रक आया कैसे, आपको पता है कि चूँकि F बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, वैसे विमा हम पहले निकाल चुके हैं, आप दोबारा भी निकालना, बहुत अभ्यास हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालो तो उत्तर आता है एफ आर स्क्वायर बटे Q1 गुणा Q2। अब यहाँ से आप ये मात्रक देखो
कि जो मात्रक मैं आपको पहले कह रहा था कि याद रखो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या लिखते हैं? न्यूटन। और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। और आवेश का मात्रक कुलाम और इसका भी कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर। इस प्रकार इसका मात्रक आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये के का मात्रक है। ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट का बताने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट उल्टा होना है, क्योंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उस वजह से ये चीज़ आ जाती है। चलिए अब देखो, मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको। ये कहा जाए कि यदि दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, आपके सामने एक कंडीशन रख दी मैंने। एक नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने क्या कहा था कि इनमें संबंधित मैं सारे पॉइंट आपको कराऊंगा। यदि दोनों आवेशों के बीच नंबर 1 हवा या निर्वात है तो लगने वाला कुलाम बल, देखो हवा भी हो सकती है, यानी ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में हवा भी हो सकती है। जैसे कमरे के अंदर हवा है, माध्यम है, तो ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, बीच में माध्यम हो सकता है। नंबर 2 बात, हवा न होके, हवा जहाँ हवा नहीं होती वो निर्वात होता है। निर्वात का मतलब बिना हवा के। तो हवा या निर्वात दोनों की कंडीशन एक जैसा ही फोर्स आएगा। कुलाम बल F नोट से दर्शाते हैं। ठीक है, जो निर्वात के लिए जो बल होता है उसको किससे दर्शाएंगे? F नोट से। और वैसे आप खाली F भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बल का मान आ जाएगा F नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये किसके लिए आया ये बल? ये हवा या निर्वात के लिए आया, क्योंकि मैंने के की जगह क्या रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट होता भी क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये बल समझ में आ गया? वही सूत्र है, मैंने के की वैल्यू रखी है, कभी आप भ्रमित हो जाओगे ये कहाँ से ले आए आप लोग। अभी हमने के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़ा था ना, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख दिया। और एप्सिलॉन नोट होता भी निर्वात या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो ये F नोट से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया। नंबर 2 बात, इसी सूत्र को मैं ऐसे कह दूं कि यदि अन्य कोई माध्यम भरा है, तो कुलाम बल, यानी दोनों आवेशों के बीच में हवा या निर्वात नहीं है, बल्कि कोई माध्यम मैंने यहाँ भर दिया। सपोज यहाँ कोई सीट लगा दी। सीट का मतलब कोई जैसे धात्विक चद्दर होती है, धात्विक चद्दर खड़ी कर दी मैंने दोनों आवेशों के बीच में। दोनों आवेशों के बीच में अन्य कोई जैसे लिक्विड डाल दिया, पानी भर दिया। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच में कोई कांच की परत लगा दी। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में कांच की परत या सपोज कोई भी माध्यम आए, तो उस बल का मान कुलाम बल Fm होगा। कुलाम बल क्या होगा? कुलाम बल Fm से दर्शाते हैं। Fm का मतलब फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो Fm की वैल्यू फिर क्या होगी सर? तो Fm बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान देना यहां पर, निर्वात था तो एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट क्या था? निर्वात के लिए ये नोट लगाते हैं, निर्वात के लिए मैंने नोट लगा दिया। तो एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ निर्वात की जगह कोई माध्यम है, इसलिए Fm लगा दिया। आप सोच रहे हो सर यहाँ पर भी m लगाना चाहिए था, लेकिन m नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपनी बुक में इसको एप्सिलॉन से ही लिखा हुआ है। और जहाँ एप्सिलॉन क्या चीज़ है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या चीज़ है बेटा? माध्यम की विद्युतशीलता है। यानी निर्वात की जगह अन्य कोई माध्यम आ जाए
तो इसी सूत्र को आप इस प्रकार कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये तो निर्वात के लिए फोर्स हो गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। और ये दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम भरा है तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये चीज़ नोट करनी है। बाकी देखो सूत्र वही है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तो यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। इस प्रकार आप इन बल को, इस बल के मान को नोट कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ हमने लिख ली। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। एक बात बताओ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस प्रकार समझो कि दो आवेश, उनके बीच में एक बल लग रहा है। जैसे मैं बेसिक आपको थोड़ा सा समझाऊँ, इनके बीच में बल लग रहा है, ठीक है। वैसे इसको समझने की दृष्टि से आप वैसे अलग तरीके से भी समझ सकते हो, लेकिन वो अपना अपना तरीका होता है। अब एक बात बताओ, एक तो इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ नहीं था, हवा थी, निर्वात था, या तो हवा थी या निर्वात था। तो एक तो बल तब लग रहा था, ये बल लग रहा है देखो, ठीक है। नंबर 2 बात, सेकंड कंडीशन में मैंने दोनों आवेशों के बीच में कुछ पदार्थ भर दिया, कोई माध्यम भर दिया, बीच में कोई चीज रख दी। एक बल तब लग रहा है, माध्यम में बल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज के ऊपर कि ज्यादा फोर्स कौन सा था, हवा या निर्वात के लिए था या माध्यम वाला था। ये चीज अपने को थोड़ी सी सोचनी है। अब देखो, वैसे बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, क्योंकि वो जब सोचते हैं ना अपने दिमाग से, नॉर्मल से कंडीशन सोचते हैं, तो उनका दिमाग से वो सही उत्तर निकलता है। और शायद अब आप जो वीडियो देख रहे हो तो उस दौरान भी आपने ये बात सोच ली होगी कि एक तो बल तब लग रहा है जब दोनों आवेशों के बीच में कुछ नहीं है, हवा या निर्वात है। या तो हवा है, हवा तो अमूमन होती है, भी माध्यम हवा तो होगी, या फिर हवा नहीं है तो हवा भी नहीं है, तो मतलब एकदम साफ है, बीच में कुछ भी नहीं है। एक तो बल तब लग रहा है, और एक बल तब लग रहा है जब इनके बीच में कोई चीज़ रख दी हमने, कोई जैसे कोई धातु की प्लेट रख दी, कोई तांबे की प्लेट रख दी, कोई लोहे की प्लेट रख दी। एक बल तब लग रहा है। तो आप सोचोगे कि सर जब इनके बीच में कुछ रख देते हैं तो थोड़ी डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं चार्ज के बीच में फोर्स। यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, बाकी अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई सीट रख दें, कोई पदार्थ रख दें, कोई चीज़ भर दें, तो बल तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि बीच वाला पदार्थ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, ठीक है, सहयोग तो करने से रहा। तो कहने का अर्थ है ये चीज़, इसके बीच में अगर कोई माध्यम भर दिया जाए तो बल पर असर पड़ेगा। अब असर क्या पड़ेगा, बल बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ देखनी है। तो एक बात बताओ, एक तो बल तब लग रहा है जब बीच में कुछ नहीं है, एक बल तो तब लग रहा है जब बीच में कुछ नहीं है, और एक बल तब लग रहा है जब बीच में कुछ भरा हुआ है। तो स्पष्ट सी बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि माध्यम की उपस्थिति के अंदर बल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। यानी माध्यम की उपस्थिति में जो बल लगता है आवेशों के बीच में, वो निर्वात की तुलना में कमज़ोर हो जाता है। निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये बात हम नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को हम अभी सिद्ध भी करेंगे कि सर वास्तव में कमज़ोर होता है क्या। हाँ, कमज़ोर हो जाता है, तो कितना होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक काम कीजिए, ये चीज़ आप नोट कीजिए। अब ये बातें आपको नॉर्मली याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना आप अच्छी तरीके से, ये बेसिक बातें हैं सारी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए जी, अब देखते हैं अपने इस बल के बारे में थोड़ी सी बात और। एक देखो बल है, बल सदिश राशि है या अदिश, तो आपको बताया कि सर बल सदिश राशि है। तो इस सूत्र को आप सदिश रूप में भी लिख सकते हो। सदिश रूप में कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर देखो, बल सदिश था इसलिए वेक्टर चिन्ह लगा दिया, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए इस पर वेक्टर चिन्ह नहीं लगेगा। आवेश अदिश राशि है, इसलिए इस पर भी वेक्टर चिन्ह नहीं लगेगा। ये बीच की दूरी है, और दूरी भी एक अदिश राशि होती है, आपको पता है, इसलिए आर पर भी वेक्टर नहीं लगेगा। सर प्रॉब्लम हो गई क्या। और वैसे भी ये दूरी का स्क्वायर है, और जब भी किसी, अगर आर को मान लो, जैसे सर ये एक निश्चित दिशा में अगर सदिश मान ले, विस्थापन मान ले इसको, तो आर का स्क्वायर विस्थापन, तो जब भी किसी सदिश का वर्ग किया जाता है तो उसका परिमाण लिया जाता है। तो ये यहाँ से जब सदिश का परिमाण ले लोगे तो उसकी दिशा हट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आर स्क्वायर पर वेक्टर चिन्ह लगने का कोई चांस नहीं है।
अब कहने का अर्थ ये हुआ कि तो फिर ये सदिश रूप कैसे बना सर, बराबर से उधर तो बल सदिश राशि है और बराबर से इधर यानी ये जो एक साइड ये बचती है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सदिश नज़र नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाती है बेटा तो इस मामले को हमें सदिश बनाना पड़ता है, क्योंकि बल सदिश राशि है तो ये भी सदिश होगी, अन्यथा ये सूत्र गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सूत्र है ये अदिश नज़र आ रहा है, इसको सदिश बनाना पड़ेगा और सदिश बनाने के लिए एक ऐसा सदिश काम में लो जिसकी वजह से सूत्र पर कोई फर्क ना पड़े, अन्यथा सूत्र बदल जाएगा तो कूलाम का नियम ही बदल जाएगा। तो एक ऐसे सदिश से गुणा किया जाता है ताकि ये पूरा मामला सदिश बन जाए और हमारा ये सूत्र पूर्णतः क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए वो ऐसा सदिश होता है एकांक सदिश। क्या होता है? एकांक सदिश होता है, क्योंकि एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है और एकांक सदिश का जब किसी से गुणा भाग किया जाता है तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ एकांक सदिश आएगा और एकांक सदिश लगाया जाता है आर कैप। क्या लगाया जाता है? आर कैप लगाया जाता है। सर आर कैप क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर दिशा के हिसाब से दूरी आप बदल सकते हो। मैं तो इसको ऐसे बताता हूँ कि दिशा के हिसाब से दूरी बदल सकते हो। जैसे ये दूरी आर है तो आप ये दूरी भी तो आर ले सकते हो, ये भी तो आर ले सकते हो और ये भी तो आर ले सकते हो। तो दिशा के हिसाब से आप दूरी बदल सकते हो, इसलिए अगर दूरी की बात आए तो हमेशा एकांक सदिश दूरी का ही लगाना। और आर आ रहा है तो इसलिए मैंने आर कैप लगा दिया। अगर यहाँ पर दूरी का कोई पद नहीं होता, आगे ऐसी कंडीशन भी आएगी तो एकांक सदिश फिर हम मर्जी से एन कैप वगैरह यूज में लेते हैं, वो हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं, तो ये सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा मैं बात करते हैं एक डेफिनेशन की। आप हेडिंग डालना, बेसिक सारी बातें होंगी। अब आप एक हेडिंग लगाओ, पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक, जिसको विशिष्ट भी कह सकते हो, विशिष्ट आपेक्षिक या विशिष्ट विद्युतशीलता। पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक या विशिष्ट विद्युतशीलता भी आप इसको नाम दे सकते हो। देखो समझो थोड़ा सा, एक बात बताना। अभी मैंने एक बात बताई थी कि दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है। एक तो बल लग रहा है हवा या निर्वात के लिए F0 और एक बल लग रहा है माध्यम के लिए FM। आपने ये चीज़ तो बेसिकली नोट कर ली कि कौन सा बल कम होगा और कौन सा ज़्यादा होगा। दोनों बलों की जब तुलना की जाए, दोनों बलों की क्या की जाए? तुलना की जाए, तो आपको ये तो कन्फर्म है कि एक बल ज़्यादा है और एक बल कम है। अब कौन सा बल ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है और कम है तो कितना कम है, इस चीज को बताने के लिए एक राशि प्रयुक्त की जाती है जिसे पैरा विद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। देखो ये तो कन्फर्म कर चुके हैं कि दो आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम आएगा तो बीच में आया हुआ माध्यम दोनों के बीच में लगने वाले बल को डिस्टर्ब करेगा। एक तो बल तब लगता है जब दोनों के बीच में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा है, या तो निर्वात है या हवा है। निर्वात होता है तो भी खाली होता है, हवा होती है तो भी खाली होती है। जैसे कमरे में हवा है तो फिलहाल ये बीच में खाली जगह ही नजर आ रही है। एक तो बल लग रहा है जो बिल्कुल प्योर है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और एक दोनों बलों के, दोनों आवेशों के बीच में कोई चीज, कोई माध्यम भर दिया जाए तो वो माध्यम उन दोनों के बीच में लगने वाले बल को प्रभावित करेगा। अब वो कितना प्रभावित कर रहा है, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो माध्यम बढ़ने से हम ये कहेंगे सर ये तो कमजोरी करेगा बल को, तो बल जो है माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है। अब कितना कम होता है ये चीज़ सारी बताने के लिए पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में पढ़ते हैं। और ये क्या कहते हैं बेटा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच हवा या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला कूलाम बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के बीच
माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले कूलाम बल के अनुपात को क्या कहते हैं? आगे आप नोट कर सकते हो। पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक या विशिष्ट विद्युतशीलता कहते हैं इसे। एप्सिलॉन आर, देखो एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से दर्शाते हैं। एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से दर्शाते हैं। स्मॉल के तो ये था समानुपाती नियतांक वाला, इसलिए इसको कैपिटल ए या एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं। अब एक बात बताओ, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी एक डेफिनेशन और भी बन सकती है। आप चाहो वो डेफिनेशन परीक्षा में लिख सकते हो। एक बार परीक्षा में पूछी हुई है परिभाषा कि पैरा विद्युतांक को परिभाषित कीजिए तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में हवा या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला कूलाम बल, हवा या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला कूलाम बल होता है एफ नॉट, तथा उन्हीं दोनों आवेशों यानी वही सेम चार्ज के बीच माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल, और माध्यम की उपस्थिति में जो बल लगता है वो होता है एफ एम, और इनका जो अनुपात होता है वो कहलाता है एप्सिलॉन आर या कैपिटल के कहलाता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर या कैपिटल के कहलाता है। देखिए बेटा एक बात सुनो कि बल लग रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। ये बात अब हम सिद्ध भी कर देंगे कि कौन सा बल कम होगा और कौन सा बल ज़्यादा होगा, कम होगा तो कितना कम होगा, ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। ये सारी बातें अनुपात से ही पता चलती है, इसलिए मैंने अनुपात निकाला है। समझ गए बात मेरी? अब देखो इस चीज़ को आप सोल्व करो तो इस एफ नोट यानी निर्वात में बल कितना पड़ा था, ये दो चार्ज आपके सामने पड़े, इसलिए मैंने डायग्राम परमानेंट रखा हुआ है, इसको मैंने हटाया नहीं है। निर्वात में बल लगता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और माध्यम में बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई क्या आपके? ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी आराम से। अब ये तो निर्वात में बल हो गया और ये माध्यम में बल हो गया। जब इस सारे मामले को आप काटाबाटी करके सरल करोगे ना तो उत्तर ये बचता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। देखो 4 पाई 1/4 पाई कैंसिल, ये सारा मैटर कैंसिल। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन नोट, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन क्या चीज़ है सर? माध्यम की, ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और भाग में क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। समझ गए बात मेरी? तो ये एक परिभाषा बन गई किसकी? पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता की। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पैरा विद्युतांक कहलाता है। सर क्यों निकाला ये? क्या इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि बल कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसका पता इस एप्सिलॉन आर से चलता है। कैसे चलता है वो अभी मैं बताऊंगा। वैसे आप समझ चुके होंगे ये सारी चीज़ें। ये डेफिनेशन है, ये लिखो, और अगर पूरा लिखो परीक्षा में तो बहुत बढ़िया बात है, और समय कम है तो इनमें से एक डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो। अमूमन बच्चे ये सिलेक्ट कर लेते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक कहलाता है, और कई बार ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो पहले काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, और उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में एक दो बातें आगे बताऊंगा। तो बताओ पैरा विद्युतांक की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी थ्योरी हटा देता हूँ। चलिए, नोट्स बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैं इस चीज़ को यहाँ बता रहा हूँ नोट लगाकर, चूँकि एप्सिलॉन आर इज इक्वल होता है एफ बटे एफ एम, एफ नोट बटे एफ एम। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो
एफ एम बराबर एफ नोट बटे एप्सिलॉन आर। देखो ये बात वो सिद्ध हो गई। लिख दूं क्या ऐसा? ऐसा लिखते ही आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एफ नोट इज ग्रेटर देन एफ एम। चेक कर लो क्यों। एफ नोट बल है निर्वात में, और निर्वात में जो बल लग रहा है उसमें अगर किसी संख्या का भाग दोगे तो जो उत्तर आएगा वो माध्यम का बल है। मेरी बात समझ रहे हो? निर्वात में जो बल लग रहा है उसमें किसी संख्या का भाग दोगे तो जो उत्तर आएगा वो माध्यम का बल है। अब बेटा भाग देने से तो कोई संख्या टूट जाती है। अब ये संख्या कितनी है? एफ नोट, और जब इसमें इसका एप्सिलॉन आर का भाग देते हो तो ये संख्या टूटने से कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, टूटने से छोटी होती है। तो ये संख्या टूट गई, विभाजित हो गई, और विभाजित होते ही जब ये उत्तर आएगा तो ये छोटा ही आएगा। अर्थात स्पष्ट है कि दो आवेशों के बीच में निर्वात की उपस्थिति या हवा की उपस्थिति में जो बल लगता है वो माध्यम की तुलना में हमेशा ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है? एप्सिलॉन आर गुना ज़्यादा होगा। देख लो, ठीक है, कितना ज़्यादा होगा? एप्सिलॉन आर गुना। देखो इसको इधर गुणा करोगे तो माध्यम से एप्सिलॉन आर गुना ज़्यादा होता है। कम होता है तो कितना? एप्सिलॉन आर विभाजित हो जाता है। तो जितना ज़्यादा है जितना कम है वो पद क्या है? एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर से ही पता चलता है कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो एप्सिलॉन आर से पता चल रहा है कि माध्यम में जो बल, निर्वात में जो बल है वो माध्यम के बल का एप्सिलॉन आर गुना है। इसका गुणा कर दो इधर, निर्वात का बल इसका गुणज में ही तो आएगा, और माध्यम का बल निकालोगे तो इससे विभाजित होकर निकलेगा। तो ये इस प्रकार आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना बेटा, इस एप्सिलॉन आर के मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब सारे तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक टेबल दी हुई है बुक के अंदर। तो वैसे आप लोग बस 2-3 बातें याद रखना। एक तो याद रखना आप हवा या निर्वात के लिए, ये अमूमन न्यूमेरिकल में दिया होता है, ठीक है। हवा या निर्वात के लिए अगर आपको पूछा जाए तो एप्सिलॉन आर का मान लेना है आपको 1, ठीक है। और अगर आपको शुद्ध जल की बात कर ली जाए, शुद्ध जल के लिए यानी दोनों आवेशों के बीच में शुद्ध जल भरा हुआ है तो एप्सिलॉन आर का मान लेना है आपको 80, और कई बार किताबों में 81 भी लिखा हुआ आता है। और अगर चालक के लिए बात की जाए, चालक का मतलब लगभग सभी धातुएं, लगभग अगर सभी धातुओं के कोई भी नाम आ जाए, कई बार ये आता है ऐसा, जैसे अभी मैंने धातुओं की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी कहा था कि तांबे की परत मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। सभी धातुओं की अगर मैं बात करूँ तो सभी धातुओं के लिए इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन आर बराबर अनंत होगा, ठीक है। ये 2-3 वैल्यू आपको याद रखनी है, किसके संबंध में? एप्सिलॉन आर के संबंध में। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है। मान लो मैंने ये कह दिया, हो सके तो शायद ऐसे उदाहरण आपको किताब में भी मिलेंगे, कि निर्वात में जो बल लग रहा है दो आवेशों के बीच में, सपोज वो 18 न्यूटन है। कितना बल लग रहा है निर्वात में? 18 न्यूटन। और मैंने कह दिया कि इन दोनों आवेशों के बीच में मैंने एक तांबे की परत भर दी, तांबे की क्या रख दी? एक प्लेट रख दी। दोनों आवेशों के बीच में मैंने एक तांबे की प्लेट रख दी, तो बल बताओ। अब देखो एक बात बताओ, मैंने दोनों आवेशों के बीच में तांबे की प्लेट रख दी, इसका मतलब मैंने इन आवेशों के बीच में माध्यम बदल दिया। तो तांबे की प्लेट रखते ही बल हो जाएगा एफ एम बराबर एफ नोट बटे एप्सिलॉन आर। ये सूत्र काम में ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि माध्यम में अगर बल निकालना है, निर्वात में बल दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर का मान आपको पता है तो आप उत्तर निकाल सकते हो। तो माध्यम में बल कितना आ जाएगा? सर निर्वात में बल 18, माध्यम की उपस्थिति में ये जो पैरा विद्युतांक है इसका मान होगा, तांबे की प्लेट है, तांबा चालक है, और चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत होता है। और किसी संख्या में अनंत का भाग जाता है तो उत्तर कितना आता है? 0 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो ये बात इस उदाहरण से भी देख सकते हो कि निर्वात में उन आवेशों के बीच में बल 18 न्यूटन लग रहा था, और जैसे ही उनके बीच में तांबे की प्लेट रख दी तो बल 0 हो गया। तो क्या जाहिर हुआ कि उत्तर घट के बिल्कुल 0 हो गया। यानी माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है, कूलाम बल की बात कर रहा हूँ, वो कूलाम बल निर्वात की तुलना में कमज़ोर पड़ जाता है। यानी निर्वात में जो बल है वो सर्वाधिक है, ठीक है। बाकी अन्य कंडीशन में ये बल कमज़ोर ही होता जाएगा।
तो ये चीज़ है बेटा आज की क्लास के अंदर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इनको अच्छी तरीके से याद करना जगह जगह। अब यहाँ से ना आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, तब आपको बताया था। कूलाम नियम स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था इस बात के संबंध में कि यहाँ से आपके लिए होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, किताब के अंदर 2-3 उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आपको आवेश की वैल्यू देगा, दूरी देगा, बल निकालना, कूलाम बल, इस प्रकार के उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा वो उदाहरण करना आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।